मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से। जब आप किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल पोजीशन से स्ट्रेच करते हैं, इलोंगेट करते हैं या आप कंप्रेस करते हैं, किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से इलोंगेट किया जाए या कंप्रेस किया जाए तो उस स्प्रिंग में एनर्जी आ जाती है। इसी एनर्जी को कहा जाता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। The energy is stored in a spring when it is elongated or compressed from its normal position. When it is elongated or compressed from its normal position is called spring potential energy. ये spring potential energy कहलाती है। अब ये spring potential energy का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो जब आप स्प्रिंग को उसके नेचुरल पोजीशन से इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं, किसी स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब आप किसी स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है और यही वर्क उस स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसी को कहा जाता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इलोंगेटिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। क्या है? इट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय सर्टेन लेंथ फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। इस तरह से आप वर्क डन से कैलकुलेट कर सकते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इलोंगेट करने में या कंप्रेस करने में आपको वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क उस स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी जिसका नाम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आइए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है ये हम लोग जानेंगे। देखिए, ये अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग। अगर आप देखेंगे इस केस में तो बाहर से एक फोर्स लगाया गया है और फोर्स लगा करके स्प्रिंग को इलोंगेट किया गया है। तो यह है इलोंगेटेड या स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, STRECHED, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। अब आप देखेंगे स्प्रिंग को पहले आपने x डिस्टेंस से इलोंगेट किया है, अब आप फर्दर स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं। पहले x से किया था, अब आप ये वाला पोर्शन x है और ये आपने फिर dx से इलोंगेट कर दिया है। पहले x से था, इस वक्त एक्सटर्नल फोर्स F था और स्प्रिंग फोर्स Fs था। इस एक्सटर्नल फोर्स के जरिए आपने स्प्रिंग को और थोड़ा सा इलोंगेट किया dx से, और जब आपने dx से इलोंगेट किया तो आपको dw अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा। फिर से देख लें, ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ऑफ स्प्रिंग है, ना तो इलोंगेट किया हुआ है ना ही कंप्रेस किया हुआ है। एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आपने इलोंगेट किया तो इसके लेंथ में x अमाउंट से इंक्रीमेंट आ गया है। अब जब x था इससे और थोड़ा सा इलोंगेट किया dx से, और इसमें जो हम लोगों को वर्क करना पड़ा है वो वर्क है dw। तो पहले हम लोग ये मालूम करेंगे कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, और जब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मतलब dx डिस्टेंस से स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। जब dx डिस्टेंस से इलोंगेट करने में वर्क डन मालूम हो जाएगा तो फिर हम लोग x लेंथ से इलोंगेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायग्राम में लिख दिया गया है K स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। Fs स्प्रिंग फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाय x,
जब आपने स्प्रिंग को x से इलोंगेट किया तब स्प्रिंग Fs फोर्स लगा रहा है। dw a small amount of work done in all elongating spring by dx by external force F। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इससे आपने dx से इलोंगेट किया है और dx से इलोंगेट करने में आपको dw अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा है। फिर से ध्यान दें, पहले x से इलोंगेट किया हुआ था, अब आपने एक छोटा सा इलोंगेशन प्रोड्यूस किया है dx का, इसी फोर्स F से, और इसके लिए आपको वर्क करना पड़ा है dw। तो आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो हो जाएगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने लिखा है dw, ये F इंटू dx हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव साइन नहीं होगा, F इंटू dx। अब हम लोग यहां पर F को रिप्लेस कर रहे हैं Fs से, क्योंकि F और Fs दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड में है जबकि स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस Fx। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि Fs इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ F। तो मैंने यहां पर F को रिप्लेस करके Fs dx लिख दिया है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। यह फॉर्मूला होता है Fs इज इक्वल टू माइनस kx। तो मैंने Fs को रिप्लेस कर दिया माइनस kx से। तो dw ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। स्प्रिंग को आपने dx से इलोंगेट किया है तो आपको जो वर्क करना पड़ा वो dw है और इसका वैल्यू k dx है। अब हम लोग ये देखेंगे कि उसे x डिस्टेंस से इलोंगेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग इलोंगेट करने के लिए टोटल वर्क निकालेंगे। इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x। शुरू में इसका कोई इलोंगेशन नहीं था, फिर हम लोगों ने इसे x लेंथ से इलोंगेट किया है। तो स्टार्टिंग x का वैल्यू 0 होगा और जितना इलोंगेट किया वो फाइनल वैल्यू हो जाएगा, मतलब x का फाइनल वैल्यू x हो जाएगा। तो x स्टार्ट होगा 0 से और खत्म होगा जाकर के x पर। हमने आपको बताया है इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट को इंटीग्रल साइन के बाहर रखा जाता है। तो k चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर रखा गया है। फिर बताया था इंटीग्रेशन में x पर जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड कर देते हैं और जो पावर मिलता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां x पर पावर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो x पर पावर 2 हो जाएगा और इसी पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। x का लोअर लिमिट 0 है और x का अपर लिमिट x है। तो एक बार हम लोग इस 2 को बाहर निकाल लेंगे और इस x के बदले में x पुट करेंगे और फिर x के बदले में 0 पुट करेंगे। x का 2 वैल्यू है, एक x और एक 0। तो एक बार x के बदले में x और एक बार x के बदले में 0। तो w इज इक्वल टू k/2 x स्क्वायर हो जाएगा आपको, ये सॉरी हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कोई स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, कोई स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, आप उसे x लेंथ से इलोंगेट करेंगे तो आपको हाफ kx स्क्वायर के बराबर वर्क करना पड़ेगा। ध्यान रहेगा, कोई स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है उसे उसके नॉर्मल पोजीशन से x अमाउंट से इलोंगेट करने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो वर्क हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख लें, ये हो जाएगा w इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ये वर्क डन है टू इलोंगेट द स्प्रिंग from its natural length to length s. This is the expression for work done to elongate the spring of spring constant k. This work done will be stored in form of energy called spring potential energy. यही वर्क जो वर्क आपने किया है इलोंगेट करने के लिए, यही वर्क स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा और इसे कहा जाता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और इसे U से लिखा जाता है।
तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात क्लियर है। जो वर्क करते हैं वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इसी एनर्जी को यू से लिखा जाता है और ये हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। इस एनर्जी को कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहां पे आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। A spring of spring constant 100 Newton meter is stretched by 20 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है और इसे इसके नेचुरल लेंथ से 20 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया गया, स्ट्रेच किया गया है। तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, इस काम के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा यह बताना। तो बिल्कुल आसान से है। आपको K का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, X का वैल्यू मालूम है 20 सेंटीमीटर। ये सीजीएस यूनिट है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से इंटू करेंगे। ये 2 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर हो जाएगा। आपको क्या मालूम करना है? दो चीजें मालूम करनी, पहला वर्क मालूम करना है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो बिल्कुल आसान सा है। वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू 100 और x के मतलब हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1 इसका स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 1/2 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, यही होगा ना। हाफ के का वैल्यू 100 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10 और -2, ये 2 टू द 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां 100 है और ये 10 टू द पावर -2 है। 100 को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो 10 और 2 और 10 और -2 ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आपको मिल जाएगा 2 जूल। मतलब इस स्प्रिंग को इलोंगेट करने में 2 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपको मालूम है कि जितना वर्क करते हैं उतना ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क के, और वर्क 2 जूल है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी 2 जूल। तो किस तरह से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन आपने देख लिया। आप चाहे तो इसका सॉल्यूशन कॉपी कर सकते हैं। आप बात समझ गए हैं। वर्क निकालने के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी हो जाएगी। चलो आगे, आइए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं आगे। देखिए क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विद अमाउंट ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन। हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसका ग्राफ बनाएंगे अमाउंट ऑफ इलोंगेशन एंड कंप्रेशन के साथ। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था U और ये हाफ के एक्स स्क्वायर है। अगर आपने x का वैल्यू 0 लिया तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आपने x का वैल्यू 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k/2। अगर आपने x का वैल्यू 2 लिया तो ये हो जाएगा 2k। अगर आपने x का वैल्यू 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ये 4.5 आ जाएगा। अगर आपने x का वैल्यू -1 लिया तो अगेन k/2, -2 लिया x का वैल्यू तो ये 2k आ जाएगा। x का वैल्यू -3 लेंगे तो 4.5k आ जाएगा। तो आप इसको देख लें, x के अलग अलग वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग वैल्यू आएगा। अब हम लोग यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब आप ध्यान दें, x का वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 3 तक, तो ये 0 हो गया, 1 2 3। इधर आ जाएंगे -1 -2
-3। अब आप चले आए U के वैल्यू पर, पोटेंशियल एनर्जी ये है आपको 4.5 तक जा रहा है, तो मान लिया जाए कि यहां पर K है, यहां पर हो जाएगा 2K, ये हो जाएगा 3K, ये हो जाएगा 4K, और आप और ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5K। यहां पर एनर्जी को लिया गया है और यहां पर x का वैल्यू लिया गया है। x एक्सिस पर x का वैल्यू है और y एक्सिस पर एनर्जी का वैल्यू है। जब x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी 0 है। ध्यान देंगे, जब x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 है। दूसरा, जब x का वैल्यू 1 है तो पोटेंशियल एनर्जी k/2 है, k/2 कुछ यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जब x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 2k आ जाएगा, ये 2k है। जब आप x का वैल्यू 3 लेंगे तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 4.5k आ जाएगा, तो 3 पर ये 4.5k है। तो ये आपने देखिए आप पॉजिटिव वैल्यू के साथ। अब x का वैल्यू -1 लेंगे, x के बदले में -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाता है, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये k/2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू -1 लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ये आपको k/2 मिलेगा। जब x का वैल्यू -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, और ये 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2k आ जाएगा। तो x का वैल्यू -2 लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपको 2k आ जाएगा। जब x का वैल्यू -3 लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 4.5k आ जाएगा, मतलब ये यहां पर चला आएगा 4.5k। अब आप इनको मिला दें तो ये ग्राफ इस तरह का आता है, और आप जानते हैं इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये जो आप देख रहे हैं x का वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप देखें ग्राफ जो है पोटेंशियल एनर्जी का, चाहे x का वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे x का वैल्यू नेगेटिव हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दो बात यहां पर आपने सीखा, पहला पोटेंशियल एनर्जी और इलोंगेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है, दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वी कंक्लूड दैट, सॉरी कुछ स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। वी कंक्लूड, CON, फिर से काट देते हैं, कंक्लूड दैट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और इलोंगेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है। ये दो कंक्लूजन हम लोगों के पास आया। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक नोट है, जब हम लोग कुछ नोट लिखते हैं तो इससे कुछ बात सीख पाते हैं। आइए क्या बात यहां से सीख पाएंगे वो देखिए। W1 ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इलोंगेट अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 बाय लेंथ X1। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और आपने इसे इलोंगेट किया है X1 से। इसके लिए आपको वर्क करना पड़ा है W1। ये स्प्रिंग नंबर 1 है, ये कोई दूसरा स्प्रिंग देखिए आप, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसे आपने X2 से इलोंगेट किया है और इसके लिए आपको वर्क करना पड़ा है W2। स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इलोंगेशन X1 और वर्क डन है W1। स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इलोंगेशन X2 और वर्क डन है W2। यही मैंने लिखा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इलोंगेट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 बाय X1, W2 अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इलोंगेट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K2 बाय X2।
तो W1 का वैल्यू हो जाएगा हाफ K1 x1 स्क्वायर, क्योंकि अभी ने आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है हाफ KX स्क्वायर। तो यहां पर K का वैल्यू K1 है और X का वैल्यू x1 है। W2 हो जाएगा हाफ K2 x2 स्क्वायर। तो W1 के लिए फॉर्मूला हाफ K1 x1 स्क्वायर और W2 है हाफ K2 x2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन 2 के 3 केसेस डेवलप करेंगे। आइए करके देखते हैं। केस 1, केस 1 में लिखा हुआ है इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x, मतलब दोनों स्प्रिंग है, दोनों के इलोंगेशन का अमाउंट सेम है। अगर पहले को 5 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया है तो दूसरे को भी 5 सेंटीमीटर से ही इलोंगेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हाफ W1 हाफ K1 x1 स्क्वायर, ये मान लिया जाए 1 है। W2 हाफ K2 x2 स्क्वायर, ये 2 है। अब आप 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। 1 इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो W1 बाई W2 ये बराबर होगा K1 बाई K2, मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K के। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। जितना हार्ड स्प्रिंग होगा उसे इलोंगेट करने के लिए आपको उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है। ये एक केस हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए दूसरे केस पर चलते हैं। केस नंबर 2, केस 2 क्या कह रहा है देख लीजिए। इफ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, मतलब दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है लेकिन इलोंगेट अलग अलग अमाउंट से किया गया है। तो पहले के लिए हो जाएगा W1 हाफ K1 x1 स्क्वायर, K1 के बदले यहां पर K हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ K x1 स्क्वायर। उसी तरह से W2 हो जाएगा हाफ K2 x2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ K x2 स्क्वायर हो जाएगा, K2 के बदले में K। अब आप फिर से इसे इक्वेशन 1 बनाइए और इसे 2 बनाइए। 1 को 2 से डिवाइड कीजिए तो हाफ के कैंसिल हो जाएगा, x1 बाई x2, W1 बाई W2 ये बराबर होगा x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x स्क्वायर के। मतलब लेंथ जितना इलोंगेट करेंगे वर्क डन उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो वर्क डन 4 टाइम्स हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन से यही पता चलता है। आइए आगे चलते हैं। केस 3 देखते हैं। सॉरी, केस 3 में पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, इसको समझिए। क्वेश्चन को पहले समझिए। इफ 10 जूल ऑफ वर्क इज डन टू इलोंगेट अ स्प्रिंग बाई 5 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग है जिसको इलोंगेट करने में 5 सेंटीमीटर इलोंगेट करने में 10 जूल का वर्क करना पड़ा है। हाउ मच वर्क विल बी डन टू इलोंगेट सेम स्प्रिंग बाई 20 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया है तो आपको 10 जूल वर्क करना पड़ा है। 20 सेंटीमीटर से इलोंगेट करेंगे तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, यह वर्क कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान सा है। आप इसके लिए पहले वर्क डन का वैल्यू लिखिए। आपको दिया हुआ है W1, इसका वैल्यू है 10 जूल, x1 ये है 5 सेंटीमीटर, W2 ये आपको नहीं पता है लेकिन x2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये है 20 सेंटीमीटर। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है W1 बाई W2 दिस इज इक्वल टू x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसे उलट दें, W2 बाई W1 ये हो जाएगा x2 डिवाइडेड बाई x1 इसका होल स्क्वायर। W1 बाई W2 था तो x1 बाई x2 था। अब W2 बाई W1 कर दिया तो x2 बाई x1 हो जाएगा। तो W2 का वैल्यू हो जाएगा
W1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, W1 10 जूल है, x2 ये 20 सेंटीमीटर है, x1 जो कि 5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, x2 बाई x1 स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 5 4 20, ये कैंसिल। यहां पर 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये आपको हो जाएगा 10 जूल इंटू 16। तो इस तरह से 160 जूल वर्क हो जाएगा। अगर आपने 5 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया तो 10 जूल वर्क करना पड़ा है, लेकिन अगर आपने 20 सेंटीमीटर से इलोंगेट कर दिया है तो वही आपको 160 जूल वर्क करना पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6 जूल ऑफ वर्क इज डन टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग बाई 10 सेंटीमीटर। हाउ मच वर्क विल बी डन टू इलोंगेट सेम स्प्रिंग बाई फर्दर 10 सेंटीमीटर। समझिए इस क्वेश्चन को। आपने ये कोई स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग को आपने इलोंगेट किया है। इलोंगेट किया आपने कितने से? आपने इसे इलोंगेट किया है 10 सेंटीमीटर से। ये 10 सेंटीमीटर है और इसमें आपको दे दिया गया है कि 6 जूल वर्क करना पड़ा है। अब आपको बता रहा है कि फर्दर 10 सेंटीमीटर करना है। पहले 10 सेंटीमीटर किए हुए थे, अब और 10 सेंटीमीटर करना है, मतलब अब टोटल इलोंगेशन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। पहले 10 था ऑलरेडी, 10 इलोंगेट किया हुआ था, 10 और कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि टोटल इलोंगेशन आपको 20 सेंटीमीटर हो गया। तो फिर से कैलकुलेट कर लें। W1 का वैल्यू 6 जूल, उसके बाद x1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, W2 मालूम करना है, x2 का वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको W2 का फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला आया था W2 का? तो W2 इज इक्वल टू W1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 का होल स्क्वायर। W1 6 है, x2 20 है, x1 10 है, इसका स्क्वायर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 to the 4 24 हो जाएगा। इतना जूल आपको वर्क करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर के लिए। तो ये आप 0 से 20 कर रहे हैं, लेकिन आपको कहां से निकालना है? 10 से 20 जो आप कर रहे हैं वो वर्क निकालना है। तो नेट वर्क डन अब जो होगा वो W2 माइनस W1, मतलब 24 जूल माइनस 6 जूल, यह आपको हो जाएगा 18 जूल। तो 10 सेंटीमीटर करने के लिए 6 जूल, और उसके बाद जो 10 सेंटीमीटर आपने किया है उसके लिए आपको वर्क करना पड़ा है 18 जूल। आइए आगे चलते हैं। इसी तरह से द रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू डिफरेंट स्प्रिंग इज 4/9। सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू इलोंगेट द स्प्रिंग। What is the ratio of elongation produced? ये वाला क्वेश्चन मैंने बना दिया है, आप इसे खुद से देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ये था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दें, मैं आपसे कांटेक्ट करके आपके वो डाउट्स को क्लैरिफाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें अगली क्लास में। ठीक, ओके, थैंक यू।